साथियों, जय हिंद। पिछले कालखंड में मैंने आपको बताने का प्रयास किया था कि विद्यार्थियों को शैक्षिक क्षेत्र के विषयों में उनके किन कार्य व्यवहार के आधार पर ग्रेड प्रदान किए जाने चाहिए। आइए इस कालखंड में हम विद्यार्थियों के व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों के जो विषय हैं, क्षेत्र हैं, उनमें किन बातों को ध्यान में रखते हुए ग्रेड प्रदान करना चाहिए। महत्वपूर्ण जानकारी को मैंने इस ग्रीन बोर्ड पर अंकित कर लिया है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। चलिए बिना विलंब किए हम प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि विद्यार्थियों में हमको किन बातों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए ग्रेड प्रदान करना चाहिए। तो सबसे पहला विषय आता है, क्षेत्र आता है नियमितता। नाम से स्पष्ट है, नियमितता अर्थात किसी भी कार्य को नियमित रूप से करना, सतत रूप से करना। तो देखिएगा, विद्यार्थियों के लिए प्रति दिवस मोहल्ला कक्षा में आना, वर्तमान में कोविड-19 की वजह से हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम संचालित है और मोहल्ला कक्षाओं का संचालन हो रहा है। तो मोहल्ला कक्षाओं में विद्यार्थी सतत रूप से आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस बात की जांच हमको करनी होगी, देखना होगा। ठीक है साथियों, इस वर्ष तो हम मोहल्ला कक्षा की हम बात कर रहे हैं, किंतु जब हमारे विद्यालय प्रारंभ होते हैं उस समय क्या विद्यार्थी प्रतिदिवस विद्यालय आता है या अनुपस्थित रहता है, इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, आगे है प्रति दिवस अध्ययन हेतु बैठना। वर्तमान में बच्चों के लिए एक जगह नियत है घर में, वहां बैठकर भी वह अध्ययन करता है। ठीक है, तो वो नियमित रूप से अध्ययन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस बात पर नजर रखना, ध्यान देना। साथ ही गृह कार्य करना, नहाना इत्यादि जो कार्य हैं, जैसे विद्यार्थी के जो दैनिक कार्य है, नहाना, प्रतिदिन बच्चा नहाता है या नहीं नहाता, ये भी नियमितता के अंतर्गत आएगा। तो विद्यार्थी जो है जितने भी कार्य हैं उसके अध्ययन से संबंधित या उसके दैनिक क्रियाकलापों से संबंधित उन कार्यों को नियमित रूप से करता है। ठीक है, तो हमें उसे अच्छा ग्रेड देना चाहिए, उसका ग्रेड ऊपर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है समयबद्धता। अब समयबद्धता से क्या आशा है, कोई भी कार्य समय पर कर लिया जावे, वो समयबद्धता कहलाती है। ठीक है, यहां देखिएगा, समय पर मोहल्ला कक्षा में आना। क्या विद्यार्थी विद्यालय तो नियमित रूप से आता है किंतु उसका समय निश्चित नहीं है, तो फिर उसकी समयबद्धता नहीं होगी। समयबद्धता का आशय है जिस कार्य के लिए समय निर्धारित है उस समय पर ही उस काम को कर लेना, ये कहलाती समयबद्धता। तो क्या विद्यार्थी मोहल्ला कक्षा में समय पर आता है, निर्धारित समय पर वह पढ़ने घर में बैठता है या नहीं बैठता है, फिर दैनिक कार्य समय पर करता है या नहीं करता, जैसे सवेरे स्नान कर लेना, सब सवेरे जल्दी जाग करके मंजन वगैरह कर लेना। ठीक है, ये सब नियमितता के अंतर्गत तो आता ही है। साथ में ये आता है समयबद्धता, यानी हर काम को समय पे कर लेना, समय पे भोजन करना। देखिए, समय पर कार्य करना बहुत ही अनिवार्य होता है। यदि कोई भी इंसान अपने कार्यों को निश्चित समय पर करता है तो उसकी जो जीवन का स्तर होता है वो कुछ और होता है। किंतु यदि अनियमित रूप से कोई कार्य किया जाए, कभी हम 8 बजे भोजन कर रहे हैं, कभी 12 बजे कर रहे हैं, कभी 9 बजे भोजन कर रहे हैं, तो ये अनियमितता में व्यक्ति का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो विद्यार्थी में हम इस बात को भी परखें कि क्या विद्यार्थी अपने दैनिक कार्यों को निश्चित समय पर करता है या नहीं करता है। यदि करता है तो उसको हमको बेहतर ग्रेड प्रदान करना चाहिए। आगे चलते हैं, स्वच्छता। तो स्वच्छता के अंतर्गत देखिएगा, शरीर की साफ सफाई के अंतर्गत बाल, नाखून, दांत आदि की सफाई, हमारे शरीर के जितने भी अंग है। ठीक है, नाखून की जांच कर ले, देखिए बच्चा अपने नाखून को काट रहा है नहीं काट रहा है। ठीक है, बालों में तेल लगाया है नहीं लगाया है, प्रतिदिवस नहा करके अपने शरीर को स्वच्छ करता है या नहीं करता है। तो शरीर की जो साफ सफाई है उसको देखना। साथ में जो स्कूल में उसका जो बैठक है, उसके बैठने की जगह है, ठीक है, वो किस तरह से बैठता उठता है। साथ ही उसका जो स्कूल बैग है, स्कूल बैग की स्वच्छता, और साथ में उसकी जो कापी पुस्तकें हैं क्या उनमें कवर है या नहीं है, अपनी पुस्तकों को स्वच्छ रखा है या नहीं रखा है, क्या उसकी कापी पुस्तकें मुड़ी तुड़ी तो नहीं है, ये सब हमको देखना होता है। ठीक है, ये भी सब काय के अंतर्गत आएगा,
स्वच्छता के अंतर्गत आएगा। अर्थात हर चीज को यदि व्यवस्थित रखता है विद्यार्थी, स्वच्छ कपड़े पहनता है, ठीक है, तो इन सब सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम विद्यार्थी को ग्रेड प्रदान करते हैं। आगे आता है अनुशासन। साथियों, अनुशासन का आशय यह है कि जो बनाए गए नियम है उन नियमों का पालन करते हुए उनके अंदर ही रहना, नियमों के अंदर रहना, ठीक है, ये अनुशासन कहलाता है। विद्यालय में भी अनुशासन होता है, विद्यालय के भी कुछ नियम होते हैं, ठीक है, जैसे कि समय पर विद्यालय आना, समय पर प्रार्थना सभा में शामिल होना, शिक्षक की आज्ञा का पालन करना, ठीक, तो ये अनुशासन के अंतर्गत आता है। तो देखिएगा इसमें शिक्षक की आज्ञा का पालन, शाला व कक्षा को व्यवस्थित रखना, यानी उसको अस्पष्ट न करना, जो सामग्री जहां है उसको वहीं रखना, लड़ाई झगड़े न करना, यानी लड़ाई झगड़ों से दूर रहना, ठीक है, शाला के नियमों का पालन करना। इन सब बातों का पालन यदि विद्यार्थी करता है तो उसको हमको बेहतर ग्रेड प्रदान करना चाहिए। आगे चलते हैं सहयोग की भावना। तो स्पष्ट सहयोग की भावना, दूसरों का सहयोग करना। कोई यदि किसी कार्य में पिछड़ रहा है तो उसकी मदद कर देना जिससे कि वो भी आगे बढ़ सके। देखिएगा इसके अंतर्गत माता पिता भाई बहनों का सहयोग। अब घर में माता पिता कई तरह के काम के लिए बच्चों को बोलते हैं, छोटे मोटे काम विद्यार्थी कर सकते हैं अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए। तो इन सब बातों का पता लगाते हुए हम बच्चों को ग्रेड देते हैं। इसी तरह से अपने सहपाठियों का सहयोग करना। विद्यालय में विद्यार्थी के सहपाठी होते हैं, उनका गृह कार्य करने में, कोई बात को समझने में उनकी मदद करता है या नहीं करता है। साथ ही कोई कार्य अपूर्ण है किसी साथी का तो उसको संपन्न कराने में आगे आना, सहयोग करना, ये कहलाता है सहयोग की भावना। तो सहयोग की भावना विद्यार्थी के अंदर कितनी है उसके आधार पर उसको ग्रेड प्रदान किया जाता है। आगे हम चलते साथियों, तो पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। अब देखिएगा ये बहुत ही महत्व का विषय है। वर्तमान में पर्यावरण ही हमारे लिए सब कुछ है। तो पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता के अंतर्गत परिवेश, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों के प्रति सहानुभूति एवं सकारात्मक सोच, जल संरक्षण, प्रदूषण को रोकने में सहयोग एवं विचार करना। देखिएगा संवेदनशीलता मतलब यदि किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति के अंदर कुछ संवेदनाएं होती है, उसके बारे में वो सोचता है, विचार करता है, मनन करता है, क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में वो सोचता है, मंथन करता है, तो वो कहलाती है संवेदनशीलता। तो अपना परिवेश है, जैसा कि वर्तमान में हम लोग कई तरह की पर्यावरण समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो उनके प्रति सोचना, मंथन करना और उस प्रकार का कार्य करना। जैसे हमारे परिवेश की साफ सफाई करना, वृक्षारोपण कार्य में सहयोग करना, ये सब काय के अंतर्गत आएगा, परिवेश के अंतर्गत आएगा। यानी पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के प्रति हर पशु पक्षी हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितने हम इंसान लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं, मदद करते हैं और आवश्यक है, उसी तरह से हर प्राणी हमारे लिए आवश्यक है। पेड़ पौधे भी हमारे लिए कितने बहुमूल्य कीमती हैं, इस बात को समझना ये पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता के अंतर्गत आएगा। और सहानुभूति और सकारात्मक सोच, जल को बचाना, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण जैसे ध्वनि प्रदूषण की हम बात कर ले, जल प्रदूषण की, भूमि प्रदूषण की बात, तो इन सब के प्रति जागरूक रहना और इनको बचाने का प्रयास करना, ऐसी सोच रखना, ये कहलाता है पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। तो ये जो भावना है, ये भावना विद्यार्थी के अंदर कितनी है उसको हम शिक्षक होने के नाते बखूबी समझते हैं कि कौन सा बच्चा क्या सोचता है, ठीक है, किस प्रकार की सोच रखता है, इस बारे में हम जानते हैं और उसके क्रियाकलापों को देखते हुए हम उसको ग्रेड प्रदान कर सकते हैं। आगे चलते हैं तो देखिएगा अगला आता है नेतृत्व की क्षमता। नेतृत्व अर्थात लीडरशिप। किसी भी क्षेत्र में किसी कार्य को संपन्न कराने के लिए सही मार्गदर्शन, दिशा निर्देश से उस कार्य को पूर्ण करा लिया जाए तो सही नेतृत्व कहलाता है। तो नेतृत्व क्षमता के अंतर्गत देखिएगा विद्यालय कक्षा में मॉनिटरिंग, यानी विद्यालय में मॉनिटरिंग करना कैसे सालानायक होता है, ठीक है, कक्षा में मॉनिटर रखा जाता है। तो विद्यालय कक्षा में मॉनिटरिंग, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम में कुशल नेतृत्व, सफल संचालन, ये कार्य के अंतर्गत आता है नेतृत्व क्षमता। नेतृत्व जहां का जितना अच्छा होगा कार्य उतना ही बेहतर होगा। तो हर विद्यार्थी के अंदर नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। यदि नेतृत्व क्षमता होगी तो आगामी समय पर विद्यार्थी अपने परिवार का बखूबी नेतृत्व कर पाएगा और स्वयं के परिवार को आगे बढ़ाते हुए देश
को भी आगे बढ़ाने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करेगा। तो ये बातें हम देखते हैं विद्यार्थी का अंतर्गत नेतृत्व क्षमता। फिर आगे आता है सत्यवादिता। स्पष्ट है, सत्यवादिता मतलब सत्य बोलना। इसके अंतर्गत देखिएगा माता पिता, भाई बहन, सहपाठियों एवं गुरु जी से सत्य बोलना, यानी हमेशा सच बोलना, झूठ का सहारा कभी न लेना। ठीक है, साथ ही अपनी गलती को स्वीकार करना। सत्य वही बोल सकता है जो अपनी गलती को स्वीकारने की क्षमता रखता है। तो इन सब बातों का हम ध्यान देते हैं कि विद्यार्थी स्वयं के प्रति, अपने घर में माता पिता, भाई बहन के प्रति उसका व्यवहार क्या है, उनसे वो क्या सच बोलता है, क्या हमसे हर बात को विद्यार्थी सच बोलता है, इस बात की परख करते हुए हम विद्यार्थी को ग्रेड प्रदान कर सकते हैं। आगे हम चलते साथियों, तो 9वां आता है ईमानदारी। ईमानदारी से आशय सीधी सी बात है कि हर बात में अपने आप को सच्चा साबित करना। जैसे देखिएगा इस विषय के अंदर चोरी न करना, किसी की गुम हुई वस्तु को लौटा देना। विद्यालय में मैदान में कई तरह की वस्तुएं विद्यार्थी गुम हो जाती हैं, यदि किसी को मिलती है और वो ला के दे देता है यदि कोई विद्यार्थी, तो निश्चित तौर से वह ईमानदार है। ठीक है, आगे दूसरों के प्रति सदैव ईमानदार बने रहना। दूसरे लोगों के प्रति सदैव ईमानदार बने रहना आशय ये है कि किसी भी तरह से यदि कोई वस्तु उस विद्यार्थी को मिल जाती है तो उसके अंदर लालच नहीं आता है और उसको बखूबी और लौटा देता है, तो इस प्रकार की आदतें यदि विद्यार्थी के अंतर्गत है, अंदर है, यदि उसके अंदर ईमानदारी है, तो उसको हमको बेहतर ग्रेड प्रदान करना चाहिए। ठीक है, आगे हम चलते हैं, तो अंतिम आता है अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति का आशय होता है आदतें। विद्यार्थी की आदतें कैसी हैं, यदि उसकी आदतें बेहतर है, अच्छी हैं, तो उसको बेहतर ग्रेड प्रदान करना चाहिए। देखिएगा सकारात्मक दृष्टिकोण, अध्ययन करने के प्रति रुचि, सभी कार्य समय पर करना, शाला व ग्राम की सार्वजनिक संपत्तियों के महत्व को जानना व उनकी सुरक्षा करना और देश प्रेम की भावना होना, ये विद्यार्थी की अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है। अब सकारात्मक दृष्टिकोण देखिएगा, सकारात्मक और नकारात्मक दो तरह के दृष्टिकोण होते हैं। कोई बालक है, कोई व्यक्ति है, हमेशा किसी के बारे में गलत ही सोचता है, अर्थात उसका नकारात्मक दृष्टिकोण है, यानी वो अच्छाई नहीं देखता है। किंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं पर भी अच्छाई देखते हैं, तो होता है सकारात्मक दृष्टिकोण। तो यदि विद्यार्थी के अंदर हम ये देखते हैं कि सकारात्मक दृष्टिकोण है या नहीं, दूसरा उसका अध्ययन के प्रति रुचि है या नहीं। एक अच्छी आदत वाला, एक अच्छी अभिवृत्ति वाला विद्यार्थी वही होगा जिसकी अध्ययन के प्रति रुचि हो, वो पढ़ना चाहता हो, उसको पढ़ने में आनंद आता हो। ठीक है, फिर सभी कार्य को समय पे कर लेना। ठीक है, ये तो फिर समयबद्धता के अंतर्गत भी आता है कि तू कार्य को, किसी भी कार्य को समय पर निपटा लेना, ये अच्छी आदत के अंतर्गत आता है। फिर वही है शाला और ग्राम की जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं, वस्तुएं, उनकी सुरक्षा करना, देखभाल करना, उनके महत्व को समझना, इसी तरह देश प्रेम की भावना। तो ये सब बातें अभिव्यक्ति के अंतर्गत आती हैं। और साथियों, ये मैंने 10 विषयों और क्षेत्रों के बारे में बताने का आपको प्रयास किया है। इन क्षेत्रों में हम विद्यार्थी का निरीक्षण करते देखते हैं कि उसके अंदर ये बातें समाहित है या नहीं है, उसका कार्य व्यवहार कैसा है। इन विषयों के अंतर्गत हम देखते हैं, इन क्षेत्रों में देखते हैं कि उसका कार्य व्यवहार कैसा है, उसी आधार पर हम विद्यार्थी को ग्रेड प्रदान करते हैं। साथियों, पूर्व के कालखंड में मैंने आपको बताने का प्रयास किया था कि देखिएगा, अब एक ही विद्यार्थी के अंतर्गत इतनी सारी विशेषताएं होना संभव नहीं है। ठीक है, अब हम ईमानदारी की बात करें तो यदि मान लो बच्चा किसी की भी गुमी हुई वस्तु को लौटा देता है या उसके अंदर लालच नहीं है, तो ईमानदारी के अंतर्गत आ जाएगा, उसको हमको बढ़िया ग्रेड प्रदान करना चाहिए। ठीक है, अब इसी तरह से अनुशासन के अंतर्गत यदि मान लो वो आज्ञा पालन करता है, तो आज्ञा पालन करने वाला जो विद्यार्थी निश्चित तौर से वो अनुशासन के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो हर गुण जो है हर विद्यार्थी के अंदर हो, ये संभव नहीं होता है। फिर भी एक शिक्षक विद्यार्थी के अंदर जानता है, समझता है कि मेरा विद्यार्थी कैसा है ना, उसके आधार पर हम उसको ग्रेड देते हैं। तो साथियों, आज के इस कालखंड में मैंने ये जानकारी आपको प्रदान की है। आशा करता हूं ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।